नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 3 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करें जो है मैंने इसका मॉडल पेपर तैयार किया है। आप लोगों की परीक्षा जो 2023 में अ, आप सभी को पता भी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने जो है अपना एग्ज़ाम डेट भी निकाल दिया है। 4 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर भी जो है आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा और हेल्प मिल सके कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस पे कितने नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी एमए कर रहे हो, सब्जेक्ट भी आपका शिक्षा शास्त्र हो, तो एक काम कर लीजिएगा कि आप उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा लीजिएगा और एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम तुलनात्मक शिक्षा या फिर कंपैरेटिव एजुकेशन है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 4, 1, 2 या फिर 3 का तो नहीं है, तो एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा। नहीं तो कुछ होगा नहीं, बस ये होगा कि आप वहाँ पे पेपर देने जाएँगे, आपको लगेगा कि सर ने पेपर नंबर 3 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, और जब वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इस मॉडल पेपर से। फिर आप कहोगे कि सर आपने ऐसा मॉडल पेपर बनाया था जिससे हमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो भैया वो पेपर ही नहीं था, तो कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आपको जो है पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, और जो अधिकतम मार्क होता है या अधिकतम अंक होता है मेरे प्यारे दोस्त 75 नंबर का होता है। 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिलते हैं, फाइल्स वगैरह बनाने होते हैं, वाइबा वगैरह होता है, तो उन सारी चीज़ों में आपको 25 नंबर वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, पूरे प्रश्न पत्र को आप सभी को पता है कि 3 खंडों में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। बात करते हैं खंड आ के बारे में, तो खंड आ को हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको सभी के सभी प्रश्न करने रहते हैं। ठीक है, पर एक प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में देना रहता है, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का हो जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब आप 10 कर लेते हैं तो 30 नंबर आपको यहाँ पे आराम से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता के प्रमुख कारण आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, क्या प्रमुख कारण है जिससे हमें तुलनात्मक शिक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिख देंगे कि तुलनात्मक शिक्षा की आवश्यकता के कई सारे कारण हैं, जिनमें से हम कुछ के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कारण आप मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि जो विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका अध्ययन, ठीक है, जिससे शिक्षा समस्या की जानकारी और उसके साधन के उपाय खोजे जा सकें। बताते हैं जो विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, उनका क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या हो कि वहाँ की जो भी शिक्षा की समस्याएँ दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, उनकी जानकारी हो सके और हम आराम से उनका जो है समाधान या फिर उपाय ढूँढ सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा जो कारण बताया गया है इसकी आवश्यकता का। वो ये बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है कि विविध देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन एवं उसके सकारात्मक पहलुओं का को अपनाने में सुविधा होती है। ठीक है, ये इसका दूसरा कारण बताया जाता है। तीसरा कारण मेरे प्यारे दोस्त आपको ये बताया जाता है कि शिक्षा के उन समस्याओं सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ठीक है, शिक्षा के उन समस्याओं को, उन सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करना है। ठीक है, जिससे कि देश की शिक्षा प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये इसका चौथा कारण, तीसरा कारण हो जाता है। चौथे कारण के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिख सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली के उन कारणों का अध्ययन किया जाता है जो प्रगतिशील शिक्षा में सहायक होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा कारण बताया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका बताया जाता है कि विभिन्न देशों के शैक्षिक प्रशासन एवं नियंत्रण के तौर तरीकों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है, इसी के कारण से किया जाता है। और जो है आप यहाँ पे 5 आराम से लिख देंगे, क्योंकि मुश्किल से 50 शब्द पूछे हैं और आपके लगभग 70-80 शब्द हो जाते हैं यहाँ पे, तो आराम से इन 5 कारणों को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कुल मुक्त विश्वविद्यालय कितने हैं, आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, भारत में कुल मुक्त विश्वविद्यालयों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, प्रकार तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम पूछते बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर लिखेंगे जो है मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। तो मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें अध्ययन के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की जाती है कि आप इतने आयु तक ये कर सकते हैं। ठीक है, ना कोई समय की आवश्यकता होती है, कोई भी आप समय नहीं दिया जाता कि 2 साल में ख़त्म करें, 3 साल में ख़त्म करें, या फिर आपको रोज़ पढ़ने आना है। इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं रखा जाता है। ठीक है, इस समय देश में जो है कुल मिला के 10 विश्वविद्यालय क्या है मेरे प्यारे दोस्त, हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो पहला आपका आ जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है हैदराबाद
आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तीसरा आपका आ जाता है कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। चौथा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त कोटा, जो कि राजस्थान में है। पांचवा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त कौन सा, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि बिहार में है। छठा आपका आ जाता है यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका छठा हो जाता है। सातवां बात करें नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। आठवें की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आठवां आपका मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आपका अगला जो आ जाता है वो भोपाल में आ जाता है, भोपाल मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद अहमदाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, ये गुजरात में है। कर्नाटक मुक्त राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके बाद मैसूर मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि कर्नाटक में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके बाद कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तथा तमिलनाडु राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद आपका आखिरी कौन सा आ जाता है, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि देश में पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने वाले कुल 104 संस्थान हैं। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त, 104 संस्थान हैं, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में विश्वविद्यालयों के प्रकार बताने हैं आपको मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा का स्वरूप जो है ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है, ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के आपको जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है एकात्मक तथा शैक्षणिक, ठीक है, क्या बताया गया है, एकात्मक तथा शैक्षणिक। इसमें आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय आ जाता है, बनारस विश्वविद्यालय आ जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, और उसके बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय आ जाता है, ठीक है। और भी सारे आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़े बहुत लिख देंगे। दूसरा जो आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त संघात्मक तथा शैक्षणिक विश्वविद्यालय, ये आपका कौन सा आ जाता है, इसमें दिल्ली आपका आ जाता है, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं, डीयू कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा प्रकार वो आ जाता है संबंधक तथा शैक्षणिक, जैसे कि ये आपका गोरखपुर वाला ले लीजिए, ठीक है, गोरखपुर विश्वविद्यालय। चौथा आपका आ जाता है संबद्धक मात्र विश्वविद्यालय, ये आपका आ जाता है इसमें अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद जिसे हम कहते हैं, अवध, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध वाला, ठीक है। उसके बाद रुहेलखंड, फिर बरेली, और उसके बाद आपका झांसी आ जाता है। और पांचवा आपका आ जाता है एकल संकाय विश्वविद्यालय, जैसे कि संगीत, कृषि या इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय देश के कुछ स्थानों पर आधारित हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, कुछ स्थानों पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, लखनऊ का जो है भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय है, तथा इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रुड़की, ठीक है। इस प्रकार से जो है कई सारे आपके आ जाते हैं। तो ये आप 5 प्रकार यहाँ पे विश्वविद्यालय के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो मेरे प्यारे दोस्त चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, की सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान क्यों लाया गया था मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। कब की गई थी मेरे प्यारे दोस्त, 2001 में शुरू की गई थी, और इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे। पहला उद्देश्य जो रखा गया था मेरे प्यारे दोस्त, वो ये रखा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को जो है स्कूल शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज पाठ्यक्रम में जाए, ठीक है। मतलब बताते हैं कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। किसके तहत, तो शिक्षा जो है गारंटी योजना केंद्र के तहत दी जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा जो बताते हैं वो बताते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। मतलब बताते हैं 5 वर्ष तक जो है क्या कर लें मेरे प्यारे दोस्त, वो जो है अपनी जो शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसको पूरा कर सकें। तीसरा जो मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्य बताया जाता है वो बताया जाता है कि उक्त वर्ग के सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, ठीक है। कब तक मेरे प्यारे दोस्त, 2008 तक, एक में लाया गया था, 2007 तक उन्होंने बताया क्या हो जाए, प्राथमिक में शिक्षा पूरी हो जाए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि 2010 तक जो है कौन सी
8 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा होती है वो आराम से वो पूरी कर लें। चौथा जो का उद्देश्य बताया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पर मुख्य ध्यान दें। किस पर दें मेरे प्यारे दोस्त? संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, ठीक है? जिससे जीवन के लिए शिक्षा पर जोर हो, ठीक है? क्या हो? जीवन के लिए शिक्षा पर क्या हो मेरे प्यारे दोस्त? जोर हो, ठीक है? बात करते हैं जो 5वां उद्देश्य बताया गया है, वो बताया गया है कि सभी प्रकार के लैंगिक और सामाजिक असमानता शुरुआती स्तर पर 2007 तक और प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक दूर हों। मतलब बताते हैं कि जो आपको लैंगिक असमानताएँ देखने को मिलती हैं, सामाजिक असमानताएँ, लैंगिक असमानताएँ मतलब लड़की लड़कों का जो भेद होता है, साथ ही साथ सामाजिक असमानताएँ, जाति के आधार पर जो है असमानताएँ देखने को मिलती हैं कि फलाने भैया पंडित हैं, फलाने भैया ठाकुर साहब हैं, फलाने भैया जो है लाला जी हैं। उसके बाद बताते हैं वो फलाने भैया जो हैं वो दूसरे वर्ग में पिछड़ी में आते हैं, वो एससी एसटी में आते हैं, वो ओबीसी जनरल ये सब फलाना धमाक। तो इनको भी बताया गया है कि इन सारी चीज़ों को वहाँ पे दूर किया जाए, ठीक है? और जो मेरे प्यारे दोस्त छठा उद्देश्य बताते हैं, आखिरी उद्देश्य बताते हैं, वो बताते हैं कि बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति 2000 तक पूरी खत्म हो, ठीक है? मतलब आप बीच में स्कूल ना छोड़ें, चाहे जो कारण आपका हो, आप कारण से किसी भी कारण से स्कूल की पढ़ाई ना छोड़ें, कम से कम स्कूल की पढ़ाई तो कर ही लें, ठीक है? चलिए, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले प्रश्न के बारे में, 5वें नंबर के बारे में। तो पूछा गया है टीईटी अध्यापक बनने के लिए क्यों आवश्यक है? टीईटी की परीक्षा लोग देते हैं ना, टेट की परीक्षा, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि वो अध्यापक बनने के लिए क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे लिखेंगे कि टीईटी प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई है। यह कदम मेरे प्यारे दोस्त क्या? यह कदम शिक्षा में सुधार एवं योग्य अध्यापकों के चयन हेतु उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है? आगे आप लिखेंगे माध्यमिक व उच्च स्तरीय शिक्षा में आज गिरावट आई है। क्या है? गिरावट आई है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है। उसके बाद नकल विहीन परीक्षा एक समस्या है। मतलब बताते हैं नकल विहीन परीक्षा जो है एक समस्या बन गई है। आप नकल विहीन परीक्षा करवा ही नहीं सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से नकल जो है देखने को मिल जाता है। अतएव योग्य शिक्षकों की नियुक्ति को केवल अंक पत्रों के आधार पर उचित नहीं माना जा सकता। मतलब बता रहे हैं कि हो सकता है कोई नकल करके पास हुआ हो, किसी की कॉपी लिखा दी गई हो, ठीक है? या किसी को जो है नंबर बढ़वा दिया गया हो, ऐसी कोई सुविधा अगर हो गई हो तो उसको अगर टीचर बना दिया जाएगा अंक के देख करके, तो उसने तो पढ़ा है नहीं और बन क्या गया? टीचर बन गया, तो पढ़ाएगा क्या? तो इसीलिए जो है अंक पत्रों के आधार पर किसी को अध्यापक बनाना जो है यहाँ पे उचित नहीं समझा गया। अतएव प्राथमिक क्या मेरे प्यारे दोस्त? अतएव प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता के अन्य मापदंड में टीईटी अनिवार्य बनाना एक उचित एवं महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए जो है वो क्या किए मेरे प्यारे दोस्त? टीईटी को अनिवार्य बना दिए। किसके लिए मेरे प्यारे दोस्त? योग्यता, शिक्षकों की योग्यता का के लिए, ठीक है? आगे लिखते हैं इससे योग्य अध्यापक का चयन होगा और प्राथमिक शिक्षा जो महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली की नींव है, निश्चित रूप से सुधरेगी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि टीईटी जो है और आपको भी जानना ज़रूरी था टीईटी के बारे में, क्योंकि लोग कहते रहते हैं टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, और आप पूछ भी सकते हैं कि आप टेट की परीक्षा क्यों देने जा रहे हैं और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है एक अध्यापक बनने के लिए, ठीक है? चलिए, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा पर किंडरगार्टन विद्यालयों के पश्चात क्या मेरे प्यारे दोस्त? पश्चात दी जाने वाली शिक्षा है। जब किंडरगार्टन एक विद्यालय होता है वहाँ पे, जिसमें क्या किया जाता है, छोटे बच्चों को जो है शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, ठीक है? क्या की जाती है? छोटे बच्चों को वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जो छोटे-छोटे होते हैं, जिनको खेल-खेल में पढ़ाया जाता है, एबीसीडी की पहचान कराई जाती है, इस प्रकार की। तो वही बता के रहे हैं। तो उसी के बाद जो है क्या की जाती है मेरे प्यारे दोस्त? उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आगे आप लिखेंगे कि यह शिक्षा आधारभूत शिक्षा की इकाई है। क्या है? आधारभूत शिक्षा की इकाई है। प्राथमिक विद्यालयों में किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति और नर्सरी शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षा दी जाती है, ठीक है? आगे आप लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कुछ बताए गए हैं। जैसे पहला उद्देश्य ये बताया गया है, सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति का विकास करना। बालक के अंदर सामाजिकता के, अपने समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो है निष्ठा की भावना, ठीक है? उसके बाद
जो है प्रेम भावना ये सब जागृत करवाना, ये इसका पहला उद्देश्य हो जाता है। दूसरा उद्देश्य यह बताया जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। तीसरा उद्देश्य आपका बताया जाता है स्वतंत्रता की भावना का विकास। चौथा उद्देश्य बताया जाता है आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की भावना का विकास। पांचवा उद्देश्य बताया जाता है भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में सामंजस्य रखने की भावना का विकास। छठा उद्देश्य बताया जाता है लोकतंत्र का बोध एवं अभ्यास। सातवां जो उद्देश्य बताया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बताया जाता है रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। और भी सारे उद्देश्य हैं लेकिन इतना लिख देंगे काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है लगभग क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में, लगभग क्या इसके लगभग यही मान के चलिए लगभग परीक्षाओं में। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जनसंख्या विस्फोट से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको बताना है, या इसके बारे में आप क्या जानते हैं यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अल्प समय में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कम समय में जब आप ज़्यादा लोगों की वृद्धि देखते हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो उसी को हम जनसंख्या विस्फोट का नाम दे देते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुपात से अधिक हो जाती है, अथवा क्या मेरे प्यारे दोस्त व्यवहाररत संसाधन जनसंख्या की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम होने लगते हैं, तो वह जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। यही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। मतलब मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि ये होता है कि जब जनसंख्या आपकी बढ़ जाती है और संसाधनों की कमी हो जाती है। मान लीजिए आपके पिताजी के पास 10 बीघे खेत हैं। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त? 10 बीघे। 10 बीघे तो आम बात है गांव में होना, यहाँ पे तो 30-30 बीघे, 50-50 बीघे, 100-100 बीघे, 150-150 बीघे एक एक आदमी के पीछे होते हैं। तो हम नॉर्मली जो है 10 बीघा लेकर के चलते हैं, क्योंकि औसतन देखा जाएगा तो 10 बीघा आएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ कि उनको 2 बच्चे हुए, कितने कितने बीघे पड़े? 5 एक को पड़ गया, 5 को एक को पड़ गया, 3 हो गए तो कहो 3 है 3 पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो अभी 5-5 बीघे थे, अब क्या हुआ उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, अब 2.5-2.5 बीघे हो गए, अब उनके भी 2-2 बच्चे। भैया क्या हुआ, 1.25 बीघा एक बच्चे के पीछे पड़ रहा है, उसके भी हो जाएंगे तो पता चले खेते नहीं है, केवल घर बनाने के लिए ज़मीन है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास संसाधनों की कमी होती है और लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उसी को हम जो है जनसंख्या विस्फोट का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए, और इससे क्या होता है जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच जो संतुलन होता है मेरे भाई दोस्त, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। आगे आप लिखेंगे भारत में विगत 2-3 दशकों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है और विकास के सारे मानक समस्याओं के साधन समाधान में सफल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यह जनसंख्या विस्फोट की एक स्थिति को इंगित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है जनसंख्या विस्फोट के बारे में बता पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो पहले तो हेडिंग आप डाल देंगे प्रौढ़ शिक्षा, और इसमें आप लिखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा शिक्षा व्यवस्था का वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है प्रौढ़ों को अधिक सूचनाएं, अधिक ज्ञान और अधिक कार्य कौशलों का ज्ञान देकर उनको आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने योग्य बनाना है। मतलब बताते हैं जो लोग किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया था और अब उनकी उम्र नहीं है क्लास में बैठने वाली, तो उनके लिए जो है प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो लोग मान लीजिए 30 साल से ऊपर हो गए हैं, अब उनको जो है दिक्कत आ गई, शादी विवाह हो गया, कमाने में दिक्कत आ रही है, अब वो चाहते हैं कुछ करना, तो उनके लिए जो है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई। उनको किसी प्रकार की कौशल का ज्ञान कराया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, अधिक सूचनाएँ दी जाएगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, आत्मविश्वास बनाया जाएगा और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के योग्य उनको बनाया जाएगा। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो प्रौढ़ को उनके अपने चारों तरफ के वातावरण जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिस्थिति के प्रति क्या बनाए मेरे प्यारे दोस्त, जागरूक बनाए, ताकि वह एक कुशल सामाजिक सदस्य बन सकें। ठीक है, अर्थोपार्जन मतलब रुपया की व्यवस्था,
कर सकें, ठीक है, साथ साथ राजनीतिक वातावरण की मांग को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से जो है आप प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आराम से बता सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आतंकवाद के बारे में। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल पढ़ के रखिए। इससे एक एक क्या हो सकता है, दो दो क्वेश्चन पूछे जाएं, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों में पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो आपको तैयारी अपने तरफ से पूरी करके रखनी है। तो हेडिंग आप डालेंगे आतंकवाद का अर्थ, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा कि आतंकवाद को समझने के लिए यह सबसे पहले जानना आवश्यक है कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि इसको स्पष्ट करने के लिए आतंकवाद को दो शब्दों में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, विभक्त करने का प्रयास करेंगे। पहला तो आपका आतंक है और दूसरा आपका वाद है। आतंक का जो अभिप्राय है वो भय से लिया जाता है और वाद का अभिप्राय जो है मेरे प्यारे दोस्त सिद्धांत से लिया जाता है। इस प्रकार अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आतंकवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ भय का सिद्धांत, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो हमारे सिद्धांत क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो सिद्धांत हमारे मन में भय के भाव भरने का समर्थन करता है उसे आतंकवाद कह देते हैं। जो हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर भय को बिठाने का प्रयास करता है, उसी को हम आतंकवाद का नाम दे देते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है। इसी में आपका 50 शब्द पूरा हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात करते हैं आखिरी क्वेश्चंस के बारे में और 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि जातिवाद के बारे में पूछा गया है कि जातिवाद क्या है, आपको इसको परिभाषित करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप पहले हेडिंग डालेंगे जातिवाद, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे जातिवाद का अर्थ जिसमें व्यक्ति सामूहिक हित का ना ध्यान रखकर बल्कि अपनी जाति के व्यक्तियों समूहों के प्रति हित के कार्य को करता हो, उसे अपने जाति उस उनके प्रति निष्ठावान होता हो, ठीक है। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं, पहले तो आप इसको समझें। तो इसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति केवल अपने प्रति ना सोच करके अपने जाति के प्रति, अपने समूह के प्रति, जैसे मान लीजिए मुझे किसी उच्च पद पे बिठा दिया जाए। एक बाहर लड़का है जो बाहर से आया है, शायद उत्तर प्रदेश से भी नहीं है, मध्य प्रदेश किसी भी प्रदेश से है, ठीक है, वो कोई किसी भी प्रदेश से या किसी दूसरे शहर से है। और एक लड़का हमारे गांव से आ जाता है जो हमारे जाति वंश कुल का है, ठीक है, साथ साथ वो हमारे समूह से बिलोंग भी करता है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों ने मुझसे नौकरी मांगी। अब हमने क्या किया, उठा के अपने जो हमारे यहाँ से आया था हमने उसको दे दी, और जबकि वो उससे कम योग्य था, जो बाहर से आया था वो काफ़ी ज़्यादा योग्य था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने उसको दे दी। तो यही आपका जातिवाद हो जाता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि जाति के प्रति अंधभक्ति की भावना ही जातिवाद है, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अंधभक्ति की भावना ही क्या है आपके मेरे प्यारे दोस्त, जातिवाद है। अगर आप अंधभक्ति के बारे में जानना चाहें तो इसका तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति को अच्छे बुरे कार्यों की समझ बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसे सिर्फ अपने जाति के लोगों का हित दिखता है, चाहे वह हित का कार्य किसी भी कीमत पर हो। मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या होता है कि जो अंधभक्ति होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो कुछ इस कदर हो जाती है कि योग्य लोगों को छोड़ दिया जाता है और अयोग्य लोगों को वहाँ पे रख लिया जाता है। किस कारण से, केवल जातिवादिता के कारण से कि वो हमारे घर के हैं, हमारे कुल के हैं। ये इस प्रकार से मतलब अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छी खासी नेता की कुर्सी को चला सकते हैं, लेकिन नेता का ही बेटा नेता बनता है। समय समय धीरे धीरे समय परिवर्तित होता जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। और अब नेता का बेटा नेता नहीं, हमारे योगी जी नेता है, मोदी जी नेता हैं, इनके तो बच्चे भी नहीं है, तो नेता बनेगा कौन, तो जो वो योग्य होगा वो नेता बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हाँ, जातिवाद की एक दो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर प्रसाद ने जो है जातिवाद के बारे में लिखा है कि जातिवाद जाति के प्रति राजनीतिक रूप में परिणित अंधभक्ति है। क्या है, राजनीतिक रूप से परिणित अंधभक्ति है। काका कालेलकर ने कहा है कि जातिवाद समूह के प्रति अंधी और सर्वोच्च निष्ठा है जो न्याय सदाचार समानता, ठीक है, उसके बाद और विश्व बंधुत्व के स्वास्थ्य स्तरों का उल्लंघन करती है। ये आपके कौन कहते हैं, काका कालेलकर जी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जातिवाद के बारे में भी मेरे प्यारे दोस्त बता पाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अति लघु उत्तरीय वाला मतलब खंड आ वाला सेक्शन आपका समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे खंड बा के बारे में, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो केवल आपको यहाँ पे 4 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब 150 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 6 नंबर का हो जाता है। तो 4 प्रश्न अगर आप 4 के चारों कर देते हैं तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 24 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रश्न पत्र का और लघु उत्तरीय का पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा की संरचना का वर्णन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूएसए की माध्यमिक शिक्षा जो है, आप पहले हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि यूएसए में कम हाई स्कूल तक की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य मानी जाती है। मतलब हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है सबको करनी ही पड़ती है, वो चाहे जो बालक हो, ठीक है। आगे लिखते हैं वहाँ के सभी राज्यों में हाई स्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मतलब बताते हैं हाई स्कूल तक सभी को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, आपको मन हो तो ना मन हो तो। परंतु निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शुल्क देना अनिवार्य होता है। अगर आप निजी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आपको मेरे प्यारे दोस्त वहाँ पर जो है पढ़ने के लिए शुल्क देनी पड़ती है। बाकी जो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब आप मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग डालेंगे माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं संस्थाएं। इसमें आप पहली हेडिंग डालेंगे लैटिन ग्रामर स्कूल। इसमें मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि यूएसए में माध्यमिक शिक्षा का प्रथम लैटिन ग्रामर स्कूल में से माना जाता है। मतलब बता रहे हैं जो प्राथमिक मेरे प्यारे दोस्त लैटिन ग्रामर स्कूल है उससे माना जाता है कौन सा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। 17वीं शताब्दी में यह व्यवस्था की गई थी कि उन सभी कस्बों में जिनमें कम से कम 100 परिवार होते थे, एक लैटिन ग्रामर जो है, लैटिन, लैट्रिन मत कहना, लैटिन है, ठीक है, लैटिन ग्रामर स्कूल खोला जाता था, ठीक है। दूसरा बताते हैं एकेडमी स्कूल। इसके बारे में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में एकेडमी विश्वविद्यालय प्रचलित हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक इसका प्रभाव काफ़ी अधिक बना रहा, ठीक है। चलिए, अगला जो है आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा आ जाता है, तो कम्प्रेहोन्सिव स्कूल। कौन सा, कम्प्रेहोन्सिव स्कूल। इसके बारे में लिखते हैं कि यूएसए में कम्प्रेहोन्सिव हाई स्कूल छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराते हैं, ठीक है। इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और वाणिज्य संबंधित विषयों की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग आप डालेंगे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं वो जो है मेरे प्यारे दोस्त सभी राज्यों एवं समुदायों में किसी न किसी रूप में बताए गए हैं। ये कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। वो पहला कौन सा बताया गया है कि युवकों को भाषा, गणित, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, ललित कलाओं, विज्ञान, गृह निर्माण आदि का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कराना, ठीक है। दूसरा जो बताया गया वो बताया गया है इस प्रकार के चतुर नागरिकों का निर्माण कराना जो अपने अधिकारों और दायित्वों आदि से भली भांति परिचित हों, ठीक है। तीसरा बताते हैं छात्रों में राष्ट्रीयता, विश्व प्रेम के ज्ञान के आधार पर लोकतंत्रीय निष्ठा एवं विश्वास का विकास करना। चौथा बताते हैं चारित्रिक और नैतिक एवं माध्यमिक मूल्यों को सिखाना। पांचवा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी में यह क्षमता उत्पन्न करना कि वह अपनी योग्यताएं खोजकर उनका अधिक से अधिक विकास कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। लिखना चाहें तो आप 2-4 और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि छठा बढ़ा के लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालय, परिवार, समुदाय और राष्ट्र में उचित प्रकार के जीवन यापन करने योग्य बनाना। सातवां आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी को अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने के योग्य बनाना। जो छुट्टी का उन्हें समय होता मिलता है उसको उसका भी सदुपयोग करें, मतलब बहलपन में ना काटें, ठीक है। बहलपन आप समझ रहे हैं ना, हाँ, बैलों की तरह, खुले सांडों की तरह घूमते रहें। जैसे अपने यहाँ पे छुट्टी होती है तो अपने यहाँ के लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो बिना मतलब का होता है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे यहाँ के लोग भी जागृत होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था में ग्रामर स्कूल के योगदान का वर्णन करना है आपको। यहाँ पे कि जो इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था है उसमें ग्रामर के स्कूल जो होते हैं, ग्रामर स्कूल होते हैं, उनका क्या योगदान है उसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो आप लिखेंगे कि इंग्लैंड की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में ग्रामर स्कूलों का विशेष योगदान रहा है। ये इंग्लैंड के परंपरागत माध्यमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों का सूत्रपात जो है मेरे प्यारे दोस्त 17वीं शताब्दी में हुआ था।
ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे कुछ ऐसे ग्रामर स्कूल भी हैं जो आवासीय पब्लिक स्कूलों से भी पुराने हैं। ठीक है, क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। किससे पुराने हैं? तो आवासीय पब्लिक स्कूलों से भी पुराने हैं। आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं। कौन से हैं? प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें धनी वर्ग के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अतएव सामान्य जनता के पब्लिक स्कूलों की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामर स्कूलों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। सन 1902 में इंग्लैंड की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु अनुदान देना प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कालांतर में यह सहायता बढ़ा दी गई। फलस्वरूप ग्रामर स्कूलों का तेजी से विकास हुआ। किंग का मत है कि ग्रामर स्कूलों के विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थी की तरह योग्य निकलते हैं। वास्तविकता यह है कि इंग्लैंड में ग्रामर स्कूलों का महत्व पब्लिक स्कूलों से कम नहीं है। भारत की तरह नहीं है। अपने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो 60,000 रुपये वेतन पाता है मेरे प्यारे दोस्त, इतनी अच्छी पढ़ाई करके जाता है, वो पढ़ाता ही नहीं है। समझ रहे हो? वो पढ़ाता ही नहीं है। वो अपना कार्य केवल ये समझता है कि हम जाएंगे स्कूल में बैठे रहेंगे चले आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक पहाड़ा याद करवा दो, 20 के बजाय 40 तक याद करवा दो, और थोड़ा बहुत हिंदी उंदी, मतलब उसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जाता है। उनके पास इतना समय होता है कि बच्चों को ट्रिकी क्वेश्चंस बताएं, उनसे क्वेश्चन आंसर करवाएं, उनको बातचीत करने के लिए जो है प्रेरित करें, ग्रुप डिस्कशन करवाएं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी नई नई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि ग्रामर स्कूलों का पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1944 ईस्वी के शिक्षा अधिनियम के द्वारा ग्रामर स्कूलों में परंपरागत शिक्षा व आधुनिक शिक्षा का सामंजस्य किया गया। इसके पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित बनाया गया। आधुनिक ग्रामर स्कूलों या पुनर्गठित सेकेंडरी स्कूलों में भाषा अथवा साहित्य के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं, विज्ञान, गणित, इतिहास, कला एवं संगीत के अतिरिक्त मेरे प्यारे दोस्त टेक्निकल एवं व्यावसायिक विषयों पर की शिक्षा भी प्रदान कराई जाती थी। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि आधुनिक ग्रामर स्कूलों में वही छात्र प्रवेश करते हैं जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करना होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ये विद्यालय छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा हेतु तैयार करते हैं। छात्रों को गृह शिल्प संबंधित ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। छात्रों को धातु कर्म का भी अभ्यास कराया जाता है। धार्मिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा मेरे प्यारे दोस्त की भी समुचित व्यवस्था होती है और विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे साहित्य एवं कला आदि की व्यवस्था करके छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्त आप इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था में ग्रामर स्कूल के योगदानों के बारे में आप यहाँ पे बता पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन यहीं पे चौथा नंबर आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या रखा गया है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अमेरिका विश्वविद्यालय, क्या अमेरिका अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला देश है। क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने वाला सबसे बड़ा विश्व का देश है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे वहाँ के लोकतंत्र की झलक वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार से बताई गई हैं। ठीक है, हमें क्या क्या बतानी है, तो पहली तो उनके कुछ दो चार विशेषताएं देख लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो उसके उद्देश्य की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली विशेषता आप लिख देंगे कि शिक्षा का धर्मनिरपेक्ष आधार बताया गया है कि अमेरिकी शिक्षा की सबसे बड़ी जो विशेषता है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष आधार है। मतलब धर्म की विभिन्नता के कारण अमेरिका में किसी को शिक्षा सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब बता रहे हैं कि वहाँ पे आपको धर्म के आधार पर ये नहीं कहा जाएगा कि आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा जो
जो है विशेषता जो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताते हैं सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाती है, ठीक है, चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, पैसे वाला हो ना हो। पैसे वाला है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, नहीं है तो उसके लिए सरकारी स्कूल की भी व्यवस्था की गई है जिसमें आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती है। तीसरा बताते हैं व्यक्तित्व का विकास, ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना होता है, ठीक है। और कैसा विकास करना होता है, काफ़ी ज़्यादा उन्नतशील, ठीक है, और सामाजिक व्यक्तित्व का विकास उनका किया जाता है, ठीक है। चलिए, ऐसे कई सारे यहाँ पे विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा है, तो उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 8-10 उद्देश्य जो कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले तो आप हेडिंग डालेंगे शिक्षा के उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे शिक्षा की उपयुक्त विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए अमेरिका के शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला उद्देश्य जो है रखा गया है जीवन समायोजन के लिए शिक्षा। यहाँ पे बताते हैं कि जीवन समायोजन की शिक्षा में हेडिंग आपको डाल के लिखना होगा कि अमेरिका में शिक्षा का यह उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है कि शिक्षा का लक्ष्य जीवन का समायोजन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्य बताते हैं, वो बताते हैं युवकों में उनकी राष्ट्रीय वंश परंपरा के ज्ञान के आधार पर आम और सशक्त लोकतांत्रिक निष्ठा और विश्वास का विकास करना है। तीसरा बताते हैं चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ये तीसरा उद्देश्य हो जाता है। चौथा उद्देश्य हो जाता है शैक्षिक अवसरों की समानता का उद्देश्य, मतलब सभी को शिक्षा दी जाएगी, किसी को असमानता, वहाँ पे असमानता के तौर पे किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे लिखते हैं कि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर इस लक्ष्यों को सदैव ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। पांचवा जो है मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्य बताते हैं, वो बताते हैं प्रतिभा की खोज करना। अमेरिका में वैज्ञानिक और तकनीशियन तैयार करने के लिए प्रतिभावान बालकों की खोज की जा रही है, जिसके लिए विज्ञान शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर आदि विषयों की शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। छठा जो उद्देश्य लिखेंगे वो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा में कार्य अनुभव का महत्व लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए छात्रों को शारीरिक श्रम कराने को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह शिक्षा का जो है शिक्षा में क्या कर सकें, कार्य अनुभव प्राप्त कर सकें, किसी भी कार्य के का अनुभव ग्रहण कर सकें। सातवां उद्देश्य बताते हैं शिक्षा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। आठवां उद्देश्य बताते हैं कि राष्ट्रीय उद्देश्य क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट, हाँ, क्या राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास के नवीन मार्गों को शिक्षा की सहायता से प्राप्त करना, ठीक है। नौवां उद्देश्य बताते हैं विश्व शांति के लिए तथा हथियारों की होड़ को रोकने के लिए शिक्षा का सहारा लेना। और 10वां बताते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 उद्देश्य आपके बताए जाते हैं। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि उच्च शिक्षा के संबंध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से उसका संख्यात्मक विकास अत्यंत त्वरित गति से हुआ है। त्वरित मतलब स्पीड, त्वरित एक्सीलेटर आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो क्या हुआ है, त्वरित गति से हुआ है। साथ ही साथ बात करें मेरे प्यारे दोस्त, साथ ही दूसरी बात यह है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उसका विकास आदि से अंत तक आयोजित किया है, ठीक है। क्या है, आयोजित किया गया है। साथ ही आप लिखेंगे कि परिणामतया ये हुआ कि शिक्षा का स्तर गिर गया। क्या हुआ, शिक्षा का स्तर गिर गया। छात्र में ज्ञानार्जन की अभिलाषा समाप्त हो गई है और सर्वोपरि यह शिक्षा देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कोठारी मिशन ने लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, कि भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक एवं भयप्रद भी है, ठीक है। कहाँ पे लिखा गया है, तो ये कोठारी मिशन में आपका लिखा गया है। अब मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि इनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि उच्च शिक्षा के प्रति इस सामान्य भावना का कारण यह है उसमें परिलक्षित
होने वाली बहुरंगी समस्याएं। वो समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहली समस्या समस्या आपकी बताया गया है उद्देश्यहीनता की समस्या, इसमें उद्देश्य नहीं होता है। दूसरा बताया गया है छात्र अनुशासनहीनता की समस्या। तीसरा बताया गया है निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। चौथा जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे समस्या, वो बताई गई है क्या, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। पांचवा बताया गया है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। छठी समस्या आपकी बताई गई है कि अपव्यय की समस्या। सातवीं समस्या बताई गई है शिक्षा में विशिष्टीकरण की समस्या। आठवीं समस्या बताई गई है शिक्षा के माध्यम की समस्या। ठीक है। नौवां आपका जो बताया गया है वो बताया गया है छात्र संख्या में लगातार वृद्धि की समस्या। और 10वीं जो समस्या बताई गई है वो शिक्षा का निम्न स्तर। ये आपकी जो है 10वीं समस्या यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनकी समस्याओं के बारे में भी आराम से बता सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर आपको जो है क्या करना है, व्यावसायिक शिक्षा पर प्रकाश डालना है। ठीक है। ये आपका अगला नंबर क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्राविधिक शिक्षा, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा का ही अभिन्न अंग है। क्या है? व्यवसायिक शिक्षा का भी अभिन्न अंग है। आगे आप लिखेंगे व्यवसायिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को किसी कार्य व व्यवसाय से संबंधित प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वह व्यवसाय के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं प्राविधिक शिक्षा का मतलब आप समझते हैं ना, जो आपको ये पॉलिटेक्निक आईआईटी ये सब जो कराया जाता है, इसको आप औद्योगिक शिक्षा भी कह सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा का ही के अंतर्गत ही आपका आ जाता है, क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा का मतलब ही यही हो जाता है कि व्यक्ति को उस प्रकार की शिक्षा दी जाए मेरे प्यारे दोस्त, जिससे वो क्या हो, जिससे कि वो अपने जीवनोपार्जन के लिए मेरे प्यारे दोस्त अपना जीवन जीने के लिए जो है किसी भी कला को डेवलप कर सके और जिससे वो अपने इतना कमाई कर सके कि जिससे क्या हो, वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। ठीक है। चलिए अगली हेडिंग आप डालेंगे प्राविधिक शिक्षा, ठीक है, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न जो है आयोग के सुझाव। कई सारे आयोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के विकास के लिए जो है अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो उनमें से जो पहला आयोग आपका आ जाता है राधा कृष्णन आयोग, जो 1948-49 के बीच में आपका आया था। ठीक है। इसमें मेरे प्यारे दोस्त इसमें जो है कुछ सुझाव दिए गए थे। जैसे पहला सुझाव ये आपका दिया गया था मेरे प्यारे दोस्त कि प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा, क्या प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान प्रदान किया जाए। ये पहला सुझाव दिया गया था राधा कृष्ण आयोग में। दूसरा सुझाव ये आपका दिया गया था कि वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र को 4 प्रकार की व्यावसायिक फार्मों में व्यवहारिक कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। तीसरा सुझाव दिया गया था इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय संपत्ति समझा जाए और उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए। ठीक है। यहाँ पे ये 3 आप जो है 2-2 3-3 लिखो, क्योंकि 3-4 लिखने रहेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है। कई सारे सुझाव दिए गए लेकिन आप 3 आराम से लिख सकते हैं। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे मुदालिर, क्या मेरे पास दोस्त, मुदालियर आयोग। ये आपका 1952 से 53 के बीच में आया था। इसमें मेरे पास दोस्त जो पहला सुझाव दिया गया था वो दिया गया था आपका कि माध्यमिक शिक्षा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए। दूसरा जो आपका सुझाव दिया गया था वो बताया गया था कि औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी स्कूलों की स्थापना की जाए। तीसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त जो सुझाव दिया गया था वो बताया गया था कि बड़े बड़े नगरों में टेक्नोलॉजी संस्थाओं का निर्माण किया जाए। ये जो है यहाँ पे तीसरा जो है क्या आपका बताया गया था, सुझाव दिया गया था। ठीक है। 3 सुझाव यहाँ पर भी आपका हो गया। अब आप डालेंगे तीसरी नंबर हेडिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे कोठारी आयोग, जो आपका 1964 से 66 के बीच में आया था मेरे प्यारे दोस्त। इसमें आप लिखेंगे कि जो पहला सुझाव दिया गया था मेरे प्यारे दोस्त वो दिया गया था आपका कि विद्यालय स्तर पर प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि छात्र को उच्च शिक्षा की संस्था, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा की संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करने की
करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो। दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त बताया गया था, सुझाव दिया गया था, वो क्या दिया गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को प्रविधिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पत्राचार्य पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों तथा संक्षिप्त संघन पाठ्यक्रमों में व्यवसाय की जाए, ठीक है, व्यवस्था की जाए, ठीक है। जो आपका तीसरा और आखिरी है, कई सारे और भी क्या बोलते हैं सुझाव दिए गए थे, लेकिन तीसरा ही हमारे लिए आखिरी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सर्वेक्षण के आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार किया जाए। ये जो है तीसरा सुझाव यहाँ पे दिया गया था। तो आई होप ये आप जो है इसके बारे में, भारत में जो व्यवसायिक शिक्षा है इसके बारे में आप यहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है 7वां नंबर कि शिक्षित बेरोजगारी के दूरगामी प्रभावों पर आपको जो है क्या डालना है, संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या है आपका क्वेश्चन कि शिक्षित जो बेरोजगारी है उसमें जो दूरगामी प्रभाव हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे बेरोजगारी किसी प्रकार या स्तर की क्यों ना हो, ठीक है, क्या किसी प्रकार की क्यों ना हो, किसी स्तर की क्यों ना हो, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। आगे आप लिखेंगे फिर शिक्षित युवकों के बेरोजगारी तो और भी विभत्स होती है। क्या होती है, जो लोग शिक्षित होते हैं और बेरोजगार भी होते हैं उनकी जो बेरोजगारी होती है काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है हमारे लिए, क्योंकि इससे व्यक्ति, समाज व देश को अनेक दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। संक्षेप में ये दुष्परिणाम अधोलेखित हैं। हमें कौन कौन से परिणाम जो हैं देखने को मिलते हैं। पहला जो आपका परिणाम या दुष्परिणाम होता है, भोगने को मिलता है, वो पहला होता है मानसिक संघर्ष एवं कुंठा, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुंठा। यहाँ पर आप लिखेंगे बेरोजगारी की दशा, ये हेडिंग है आपका, क्या, मानसिक संघर्ष एवं कुंठा। यहाँ पे आप लिखेंगे बेरोजगारी की दशा में मानव शक्ति व क्षमता का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे शिक्षित युवकों के मस्तिष्क में मानसिक संघर्ष एवं कुंठा पनपती है, जो आपके मानसिक रोगों का कारण बन जाती है, ठीक है। दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे दुष्परिणाम जो बताया गया है, वो बताया गया है आपका क्या, कि अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि बेरोजगारी स्वयं एक सामाजिक समस्या या समाज की व्यावधायिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्याधिकीय, ठीक है, क्या, सामाजिक समस्या या समाज की व्याधिकीय स्थिति है, किंतु यह अनेक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किंतु यह अन्य अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे कि चोरी, डकैती, तस्करी, निर्धनता, ठीक है, उसके बाद जुआखोरी आदि को जन्म देती है। और ये सब मेरे समस्याएं मिलकर सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती हैं। तीसरा जो दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है, कानून एवं व्यवस्था की समस्या। यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षित बेरोजगारी कोई मूक पशु नहीं होता, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये कोई मूक पशु नहीं होता है, बल्कि यह अपनी आवश्यकताओं व मांगों की पूर्ति के लिए हिंसा तक का सहारा लेने में नहीं चूकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यह स्थिति प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर देती है, ठीक है। जो आपको चौथा दुष्परिणाम देखने को मिलता है वो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है मेरे प्यारे दोस्त। क्या, राजनीतिक अस्थिरता, इसमें आप लिख सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगार नवयुवक शीघ्र ही राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसकर संपूर्ण राजनीतिक वातावरण में उथल पुथल मचा देते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का जन्म होता है, ठीक है। पांचवा जो आपको जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या देखने को मिलता है, पांचवा जो दुष्परिणाम आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है औद्योगिक संघर्ष। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना होगा आज हजारों की संख्या में शिक्षित नवयुवक मिलों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मिलों एवं कारखानों में कार्य कर रहे हैं और लाखों की संख्या में मिलों एवं कारखानों में कार्य करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा यह स्थिति औद्योगिक संघर्ष व विवाद को जन्म देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 5 लिख देंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त 8वां नंबर आपसे और लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त की तुलनात्मक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग डालेंगे तुलनात्मक शिक्षा की समस्याएं, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि तुलनात्मक शिक्षा विज्ञान के विकास
में कुछ बाधाएं हैं जो कुछ बताई गई हैं यहाँ पे। पहला जो समस्या बताई गई है वो बताई गई है कि तुलनात्मक शिक्षा विज्ञान के विकास के लिए अच्छे साहित्य का अभाव है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि इस तरफ विशेषज्ञों की रुचि भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहली समस्या हो जाती है। दूसरी समस्या ये आपकी आ जाती है कि विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना के लिए सूचनाएं और तथ्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, जिनके आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जा सके, ठीक है। आगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी बात यह भी है कि जो तथ्य मिलते हैं वे केवल प्रचार मात्र हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रचार मात्र हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरी जो समस्या देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है तुलना करने के लिए स्वास्थ्य क्या मेरे प्यारे दोस्त तुलना करने के लिए स्वास्थ्य विधि का अभाव है। उदाहरण के लिए यदि विभिन्न देशों के छात्रों की बुद्धि लब्धि मेरे प्यारे दोस्त मालूम करना है तो कैसे की जाए, ठीक है। बात करते हैं यदि यूरोप में प्रमाणीकृत परीक्षणों द्वारा अफ्रीका के छात्रों की बुद्धि लब्धि पता लगाई जाए तो यह अनुचित है। गणितीय विधियों से विभिन्न देशों के शैक्षिक मूल्यों की तुलना नहीं की गई है। तुलना कैसे की जाए, ठीक है। बात करते हैं जहां साम्यवाद का प्रभाव है वहां शिक्षा के उद्देश्य उन देशों से अलग होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उन देशों से अलग होते हैं। साथ ही साथ लिखेंगे वहां लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है वहां वैज्ञानिक आर्थिक और राजनीतिक विकास हो चुका है, ठीक है। वहां की शिक्षा उद्देश्यों की तुलना उन देशों से नहीं की जा सकती है जहां अभी विकास नहीं हुआ है या विकास हो रहा है, ठीक है। चौथी समस्या बताते हैं कि यह भी एक समस्या है कि विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के बीच तुलना के विषय क्या मेरे प्यारे दोस्त तुलना के विषय क्या होंगे। पांचवा जो मेरे प्यारे दोस्त क्या मेरे प्यारे दोस्त पांचवी जो समस्या बताई जाती है वो बताई जाती है कि शैक्षिक मूल्यों के निर्धारण का क्या सार्वभौमिक मानदंड होना चाहिए, इस संबंध में निर्णय लेना भी कठिन है, ठीक है। छठवां जो समस्या बताते हैं वो बताते हैं तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में गवेषणात्मक दृष्टिकोण का अभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 6 समस्याओं के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त जैसे ही आपका लघु उत्तरीय वाला सेक्शन मतलब खंड बा आपका समाप्त होता है वहीं से आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है। खंड सा को हम दीर्घ उत्तरीय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 450 शब्दों में देना रहता है मेरे प्यारे दोस्त। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का होता है तो 2 प्रश्न आपका 21 नंबर का हो जाता है, ठीक है। चलिए, टोटल आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए जाते हैं लेकिन करने कितने रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? केवल और केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ पे करने रहते हैं, ठीक है। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ब्रिटेन की शिक्षक शिक्षा प्रणाली का संक्षेप में वर्णन आपको यहाँ पे करना है। वहीं पे 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु भारत में किए गए प्रयासों का वर्णन आपको करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यूके की शिक्षा प्रणाली में 1944 के शिक्षा अधिनियम के योगदान का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। और 12वां और आखिरी नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के क्या उद्देश्य हैं? भारत की साक्षरता से संबंधित अद्यतन आंकड़ों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आप किन्हीं 2 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आराम से तैयारी कीजिए। आज आपका तीसरा नंबर पेपर भी समाप्त हो गया है। 3-4 रोज में आपका जो है चौथा नंबर को पेपर भी करवा देंगे। आराम से आपका मॉडल पेपर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।